हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आप सबका। मैं आसिफ इकबाल आप सबका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जितने भी आगे की पढ़ाई है वो इसी वीडियो लेक्चर के थ्रू करने वाले हैं। और आज आप लोग मेरे पीछे एक इंटरेक्टिव बोर्ड को देख करके आपको अच्छा लग रहा होगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे लिए नया है, लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसको ठीक से यूज़ कर सकूँ। राइट, कुछ लिखा भी गया है इस पर। तो हम लोग इसी इंटरेक्टिव बोर्ड पर आगे की सारी पढ़ाई करने वाले हैं। और मैंने जैसा कि आपको बताया है कि जो आगे के चैप्टर्स हैं 1 बाय 1 आपको ऐसे ही वीडियो के ज़रिए मिलते रहेंगे। ठीक है, आप लोगों ने सब्र किया, आप लोगों ने धैर्य बना के रखा, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और क्षमा चाहता हूँ कि आपको समय से वीडियो नहीं मिली अब, लेकिन हम लोग कॉन्टीन्यूटी में रहेंगे। और आगे के जितने भी प्रोग्राम हैं जो हम लोग लाइव करने वाले हैं वो सब कुछ होने वाला है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और आज का जो टॉपिक है हमारा, जो आज हमारी टॉपिक की शुरुआत है, हम शुरुआत कर रहे हैं एक्चुअली मैग्नेटिक्स की। राइट, हम शुरुआत कर रहे हैं मैग्नेटिक्स की। ठीक है, मैग्नेटिक्स की बात होने वाली है। राइट, और ये मैग्नेटिक्स अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है। मैग्नेटिक्स के साथ साथ मैं थोड़ी सी इसमें आपको EMI भी इंक्लूड कर दे रहा हूँ। EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो उसे भी मैंने इंक्लूड किया हुआ है। तो हम उसके बारे में भी आपसे बातचीत करने वाले हैं भाई और बहनों, और उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग अपनी पढ़ाई करने वाले हैं। राइट, तो आइए शुरू करें वीडियो को। और मैग्नेटिक्स एंड EMI के बारे में, EMI के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे। देखिए, मैं आपको सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें बता दे रहा हूँ जिससे आप लोग को मैग्नेटिक्स को समझना आसान रहेगा। राइट, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। व्हाट इज़ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देखिए आप लोगों के पास में मॉड्यूल होगा, मॉड्यूल नंबर 5। राइट, तो अगर आपके पास फिजिकल फॉर्म में है तो फिजिकल फॉर्म में, PDF फॉर्म में है तो PDF फॉर्म में, अगर नहीं अवेलेबल है आपके पास में तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज या कॉल करके अपने उस PDF से को ले सकते हैं। और यदि आप कहीं दूर हैं तो आप अपना एड्रेस, नाम, पता दे दीजिए तो आपको कुरियर कर दिया जाएगा। ठीक है, फिलहाल सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड क्या है। आपको याद होगा हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा था। राइट, तो उसी तरह से जैसे एक फील्ड है, फील्ड को अगर मैं थोड़ा सा लेमैन लैंग्वेज में कहूँ तो फील्ड क्या है? इफेक्ट है ना, प्रभाव है, एक तरह का प्रभाव है जो किसी और चीज़ पे इफेक्ट डालता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे इफेक्ट डालता है? चार्ज पे। ग्रेविटेशन फील्ड किस पे इफेक्ट डालता है? मास पे। ठीक उसी तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी एक इफेक्ट है, एक रीजन है, एक इलाका है जो किसी दूसरे मैग्नेट पे इफेक्ट डालता है। किस पे असर डालता है? या तो मैग्नेट पे इफेक्ट डालता है। आप सिंपल समझ लीजिए, मैग्नेट कह लीजिए, या दूसरे लफ्जों में बहुत चालू भाषा में बोल सकते हैं मैग्नेटिक चार्ज पे, है ना, मैग्नेटिक चार्ज। दैट विल बी बेटर, लेकिन हम लोग आगे इसको समझेंगे कि किस पे इफेक्ट डालता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज अ रीजन विच अफेक्ट्स द मैग्नेट और मैग्नेटिक चार्ज। ठीक, तो सिंपल है, वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, कोई दिक्कत की बात नहीं है आपको। तो मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे इफेक्ट डालता था, ग्रेविटेशनल फील्ड मास पे इफेक्ट डालता था, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड किस पे असर डालेगा? मैग्नेट पे, या कह लीजिए मैग्नेटिक चार्ज पे असर डालेगा। राइट, चलिए इतनी बात तो क्लियर हो गई कि मैग्नेटिक फील्ड इज अ रीजन। अब सवाल ये पैदा होता है कि जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपने पढ़ा था कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को किसने प्रोड्यूस किया था? इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करने वाला था चार्ज। ठीक, चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस किया होगा, आपको याद होगा। ठीक उसी तरीके से ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड को किसने प्रोड्यूस किया? याद करिए, याद करिए, ग्रेविटेशनल फील्ड को किसने प्रोड्यूस किया? जी बिल्कुल सही कहा आपने, मास ने, मास ने प्रोड्यूस किया। ठीक, ग्रेविटेशनल फील्ड को प्रोड्यूस करने वाला मास है, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करने वाला चार्ज है। राइट, अब सवाल पैदा होता है कि इसका माई बाप कौन है? हु इज द माई बाप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड को कौन पैदा करता है? भाई
इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज पैदा करता है, ग्रेविटेशन फील्ड को मास पैदा करता है, मैग्नेटिक फील्ड के का कौन है माई बाप। तो आइए मैग्नेटिक फील्ड के माई बाप के बारे में बात करते हैं। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के माई बाप के बारे में बात करते हैं, यानी कि कौन है जो मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देता है, कौन है जो मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देता है, इसके बारे में अगर आप बातचीत करना चाहते हैं भाई और बहनों, तो देखिए सबसे पहला जो सोर्स है इसको जन्म देने वाला, मैग्नेटिक फील्ड को कौन जन्म देता है, इसको देने वाला है इलेक्ट्रिक करंट। कौन जन्म देता है? इलेक्ट्रिक करंट। इसका सोर्स है, सबसे पहला सोर्स है इलेक्ट्रिक करंट। मैं अगर ज़्यादा बेहतर कहूँ आपसे इलेक्ट्रिक करंट, और ज़्यादा बेहतर आपसे कहूँ तो आपको कहूँगा करंट एलिमेंट। ज़्यादा अच्छा शब्द है करंट एलिमेंट। मैं आगे चल के आपको बताने वाला हूँ कि करंट एलिमेंट क्या है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है। इस दुनिया के अंदर कहीं पर भी अगर करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, चार्ज का फ्लो है, तो भाइयों और बहनों वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। तो इट इज़ द वेरी फर्स्ट सोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला है। ठीक है, सबसे पहली चीज़। मैग्नेटिक फील्ड का दूसरा सोर्स कौन है? हु इज द मैग्नेटिक फील्ड का दूसरा सोर्स? दूसरा सोर्स है मैग्नेट। क्या है? मैग्नेट। बेहतर शब्द है मैग्नेटिक डाइपोल। जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था, अरे याद है कि नहीं याद है? जैसे आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था कि नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था, और उसी तरीके से मैग्नेटिक डाइपोल होता है जो मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देता है। तो दूसरा सोर्स आपका निकल के आ गया मैग्नेटिक डाइपोल, जो कि मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देता है। ठीक, अब तीसरा कौन है जो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है? तो भाई और बहनों, जो तीसरी चीज़ है वो है वेरिएबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर? ये भी मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होने की संभावना है, तो जहाँ करंट हो, जहाँ मैग्नेट हो, या जहाँ वेरिएबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो, ये तीनों सोर्स मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। राइट? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से पैदा हुआ? करंट से, या मैग्नेट से, या वेरिएबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। आपके पास में मॉड्यूल होगा, तो मॉड्यूल में मैंने लिखवा रखा, अगर आप देखें, ये है मॉड्यूल आपके सामने खुला हुआ है। ये मॉड्यूल का फर्स्ट पेज है, मैग्नेटिज्म की शुरुआत है, मैग्नेटिक फील्ड सोर्स है। तो अब मैग्नेट अ मैग्नेट एट रेस्ट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अ करंट कैरिंग कंडक्टर हैज मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉट एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है करंट कैरिंग कंडक्टर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है। उसके बाद वेरिएबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आल्सो प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। राइट? देखिए, ये बात हमको समझ में आ गई कि मैग्नेटिक फील्ड एक रीजन होता है, ये मैंने आपको बताया। दूसरी चीज़ ये समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड के तीन सोर्स हैं। मैग्नेट है, करंट कैरिंग वायर या करंट कैरिंग कंडक्टर है, और तीसरा कौन है? वेरिएबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब भाइयों बहनों, सवाल ये पैदा होता है कि हम लोग इस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जब पढ़ाई करेंगे, इस चैप्टर में, इस पूरी यूनिट में आपके पास क्या क्या आने वाला है। राइट? तो बताऊं मैं, सबसे पहली चीज आपके पास आएगी, राइट, वो आएगी, सबसे पहली चीज जो आएगी वो आएगी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्या आएगा भाइयों बहनों? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। व्हाट इज दैट? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो सबसे पहली चीज आएगी। यानी करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, हम उसकी पूरी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है? साथ में एक दूसरा चैप्टर जो आपके सामने आएगा, सेकेंड चैप्टर विल बी व्हाट? सेकेंड चैप्टर विल बी इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन चार्ज ऑब्लिक वायर। ठीक?
मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट, जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स, वैसे ही पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं भाइयों बहनों, देखिए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब आप अलग अलग मैटर को लेके जाते हैं, अलग अलग मटेरियल को लेके जाते हैं, तो वो अलग अलग तरह से बिहेव करता है। क्यों बिहेव करता है, उनका बिहेवियर क्या है, कोई मैग्नेट में ऐसा बिहेव करेगा, कोई वैसा बिहेव करेगा। तमाम तरह के जो मटेरियल हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे गैस हो, जब आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में लेकर के जाते हैं तो वो अलग अलग तरह का इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। और हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम होगा मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म। और साथ में हम धरती माँ, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी बात करेंगे, मैग्नेटिज्म ऑफ मैटर, मैग्नेटिज्म ऑफ मैटर। और साथ में हमारे पास बात होगी एंड अर्थ्स मैग्नेटिज्म, अर्थ्स मैग्नेटिज्म। ठीक है, अभी मैं बताता हूं सारी चीजें वन बाय वन। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात करेंगे, फोर्स की बात करेंगे, मैग्नेटिज्म ऑफ मैटर, अर्थ्स मैग्नेटिज्म की बात करेंगे। और चौथा और जो आखिरी चैप्टर आपके सामने आएगा भाई और बहनों, उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस प्रकार से हमारे पास इस पूरी यूनिट में 4 चैप्टर आने वाले हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन चार्ज और वायर, मैग्नेटिज्म ऑफ मैटर एंड अर्थ्स मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो बहुत डिसिप्लिन होकर के बैठे होंगे, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन होकर के वीडियो नहीं देखेंगे तो इस वीडियो का आपके लिए कोई मतलब नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप वीडियो देखिए अपने आप को डिसिप्लिन रखिए, नहीं मजा आएगा वरना, है ना। देखिए ऑनलाइन में या वीडियो लेक्चर के थ्रू पढ़ने में सबसे बड़ी समस्या डिसिप्लिन की है, और उसे आप मेंटेन कर लेंगे तो आपका फ़ायदा है। ठीक, तो आई होप आप कॉपी और पेन लेकर के बैठे होंगे, नोट्स लेकर के बैठे होंगे। इसको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के भी नोट कर सकते हैं। मेरे साथ नोट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये 4 चैप्टर्स हैं, 1 बाय 1 हम लोग इसे पढ़ने वाले हैं। ठीक, राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और है जो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, चूँकि हम लोगों को काम आएगा आगे चल करके। ठीक है, हर जगह हमने 1 बाय 1 जो पढ़ते जाएंगे चैप्टर्स, उसमें हमें ज़रूरत पड़ती जाएगी। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको और बता दूँ कि ये जो हमारी धरती माँ है, ये अर्थ है ना, ये अर्थ भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। मैग्नेटिक फील्ड के पीछे, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है, ये इट इज़ अ मैटर ऑफ डिस्कशन। और ये डिस्कशन हम लोग जारी रखेंगे। जब मैंने तीसरा चैप्टर लिखा था ना अभी आपको, अर्थ मैग्नेटिज्म वाला, उसमें हम लोग अर्थ के मैग्नेटिज्म पे चर्चा करेंगे, पूरी विश्लेषण करेंगे, पूरी एनालिसिस करेंगे, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या होने वाला है भाई और बहनों, हम लोगों को थोड़ी सी जानकारी होना जरूरी है कि जो पृथ्वी है, धरती माँ है, वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है। किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है उसका एक पिक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि हाँ क्या है, कैसा प्रोड्यूस करती है, क्या प्रोड्यूस करती है ना। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने एक पिक्चर डाउनलोड करके रखी है आप लोगों के लिए। तो दिस वन, ये देखिए, थोड़ा बड़ा कर देते हैं ना, और बड़ा कर देते हैं चाहे तो दिख जाए आपको ठीक से। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, राइट। तो यहाँ पर भाइयों बहनों क्या मामला है कि ये धरती माँ है, ठीक, और ये जो धरती माँ है ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रही है। ये देखिए, ये इसका नॉर्थ है, राइट, और ये कौन सा है, साउथ है, ये साउथ पोल है। ये साउथ ज्योग्राफी का साउथ पोल है, और ये ज्योग्राफी का नॉर्थ पोल। जैसे आप लोग देखते हो ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है, 4 दिशाएं, तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अब होता क्या है कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज्योग्राफी के साउथ से ज्योग्राफी के नॉर्थ की तरफ होती है। यानी हम ये मान लेते हैं कि इसके अंदर एक मैग्नेट गड़ा हुआ है, एक मैग्नेट गड़ा हुआ है, जिस मैग्नेट की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, राइट। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि धरती माँ
किधर से किधर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है, तो ज्योग्राफी के साउथ से ज्योग्राफी के नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है। और इस बात का पता कैसे चलता है, जब आप एक मैग्नेट लेते हो, अरे वो जो स्कूल वाला होता है बार मैग्नेट, जब आप वो लेते हैं, आप हवा में लटकाते हैं, तो बार मैग्नेट किधर रुकता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है, आपने देखा होगा। ठीक, तो धरती माँ भी एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है। और आमतौर से अगर कोई मैग्नेट, कोई नॉर्थ साउथ पोल वाला जो मैग्नेट है, उसे हवा में लटका दिया जाए तो वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुकता है। ठीक बात, क्लियर, कोई इश्यू, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट नाम के चैप्टर को शुरू करते हैं। राइट, किसको शुरू करते हैं जी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो मैं हेडिंग डाल दे रहा हूं, आप लोग भी अपनी नोट्स में हेडिंग डालते रहिएगा, साथ में चलेंगे तो मजा ज्यादा आएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक, आइए हम लोग बात करने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की। राइट, अब मैंने आपको 3 सोर्स बताए थे, जैसा कि हम लोगों ने देखा भी था, आपको याद आ रहा होगा, है ना, मैंने नोट्स में लिखवाया है, देखो 3 सोर्स थे हमारे पास। ठीक, तीनों सोर्स का हमने यहां पर जिक्र किया हुआ था। और भाई और बहनों, एक करंट कैरिंग कंडक्टर हैज अ मैग्नेटिक फील्ड, ये बात यहां पर मैंने आपको पढ़ाई। एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। आखिर ये बात पता कैसे चली, तो इस बात की जानकारी मिली ओस्टेड नाम के एक साइंटिस्ट द्वारा, जिन्होंने एक प्रयोग किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक कंडक्टर देखिए दिख रहा है आपको, ये कंडक्टर लिया उन्होंने। ठीक, और कंडक्टर के नीचे ये मैग्नेट लगा हुआ था। जब इसमें करंट बहाई तो ये जो मैग्नेट था ना, ये एक्चुअली देखिए क्या है, अगर आप नॉर्मल सिचुएशन में कोई मैग्नेट लेते हैं और मैग्नेट को ऐसे हवा में लटकाते हैं आप, तो क्या होता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है। लेकिन इसके ऊपर, जैसा कि दिख रहा है आप लोगों को, इसके ऊपर एक कंडक्टर लिया इन्होंने, और कंडक्टर लेने के बाद जैसे ही करंट फ्लो कराई, वैसे ही ये जो मैग्नेट था नीचे वाला, ये साउथ वेस्ट की तरफ घूम गया, और इन्होंने एक रूल दिया था, इसमें जिक्र नहीं है इसका, कोई जरूरत नहीं अपने को जानने की। उस रूल का नाम था स्नो रूल, S.N.O.W. स्नो का मतलब साउथ से नॉर्थ यदि करंट जाएगी तो मैग्नेट का ओरिएंटेशन वेस्ट हो जाएगा। साउथ से नॉर्थ अगर करंट जाएगी तो मैग्नेट का ओरिएंटेशन किधर हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। यानी इस करंट के अंदर, भाई और बहनों, इस करंट के अंदर कुछ तो ऐसा है जो इस मैग्नेट को घूमने में मजबूर कर रहा है। भाई, मैग्नेट को मूव कराना, मैग्नेट को घुमाने की काबिलियत किस में हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। भाई, मैग्नेटिक फील्ड ही मैग्नेट को घुमा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये मैग्नेट घूम रहा है और इस करंट के फ्लो कराने से, जैसे स्विच ऑन करते थे घूम जाता था, स्विच ऑन किया घूम गया, इसका मतलब इस करंट में ही कोई जादू है, इस करंट की वजह से ही कुछ हो रहा है और ये घूम रहा है। तो यहां से ओस्टेड ने कहा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देती है। अब सवाल पैदा होता है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना पैदा होती है। भाई, करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ये बात हमें श्योर होगी। ठीक है, ये बात हमको समझ में आ गई कि करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, यानी I इज द सोर्स ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। कोई शक वाली बात नहीं है आपको। लेकिन सवाल पैदा होता है कि अगर किसी वायर में करंट जा रही है, कोई भी आ रहा तिरछा वायर है और उसमें हम करंट भेज दें, इसमें करंट भेज दें, तो इस करंट की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज इंपॉर्टेंट। भाई, करंट मैग्नेटिक फील्ड को जन्म दे रही, इतनी बात अपने को क्लियर हो गई है। ठीक, लेकिन इस करंट से कितनी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन, है कि नहीं है। तो कोई भी करंट कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, कितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसको बताने के लिए हमारे पास 2 लॉ हैं।
कितने लॉ हैं? 2 लॉ। एक लॉ का नाम है बायो-सेवर्ट लॉ, बायो-सेवर्ट्स लॉ, और दूसरे का नाम है भाई और बहनों एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक, द वेरी फर्स्ट लॉ इज बायो-सेवर्ट लॉ एंड सेकेंड इज एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक बात है। तो पहला बायो-सेवर्ट लॉ है और दूसरा एम्पियर सर्किटल लॉ है। इस चैप्टर के अंदर हम इस लॉ के बारे में पढ़ेंगे, इस लॉ के बारे में पढ़ेंगे, और इस लॉ को पढ़ने के बाद हम तमाम तरह के एग्जाम्पल्स लेंगे और उन एग्जाम्पल्स के लिए उनकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा होती है, कितना पैदा होती है, उसका जिक्र करने वाले हैं। तो कौन कौन सा नियम पढ़ने वाले हैं जी भाई बहनों? बायो-सेवर्ट लॉ और कौन सा? एम्पियर सर्किटल लॉ। तो सबसे पहले मैं जिक्र करने जा रहा हूं आपसे बायो-सेवर्ट लॉ का। ये हमको बताएगा ये लॉ कि करंट की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक, कोई दिक्कत? आई होप कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो हम लोग बढ़ते हैं अब आगे, और अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग क्या? बायो-सेवर्ट्स लॉ। चलो, ये लॉ क्या है समझिएगा। मैंने आपको जिक्र किया अभी कि जो करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देता है। ठीक, करंट मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देती है, ये बात श्योर है, अभी अभी आपने जान लिया। यहां पर हम क्या करने वाले हैं कि एक करंट एलिमेंट लेने वाले हैं। क्या लेने वाले हैं जी? एक करंट एलिमेंट। अब करंट एलिमेंट क्या है? एक करंट कैरिंग वायर है, समझिएगा, और इसमें करंट जा रही है। हम इसका एक छोटा सा टुकड़ा चुन लेते हैं। करंट जा रही है I, ये जो टुकड़े की लंबाई हम इसे DL कहते हैं। ठीक, करंट ये जा रही है और ये वायर है, और हमको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। सपोज कर लीजिए इसकी वजह से यहां पर ये कोई पॉइंट है P, अपने को यहां मैग्नेटिक फील्ड बताना है, और ये करंट कैरिंग वायर है। ये जो DL है ना, एग्जैक्टली DL है तो स्केलर, लेकिन अगर मैं DL को वेक्टर चाहूं तो वेक्टर ले सकता हूं। कैसे? DL को जब आप वेक्टर की तरह लेते हैं तो इसका जो डायरेक्शन होता है वो वही होता है जो करंट का डायरेक्शन होता है। ठीक है, वही होता है जो करंट का डायरेक्शन होता है। तो अगर आपसे मैं कहूं कि I और DL इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है भाई और बहनों, इसी प्रोडक्ट को हम कहते हैं करंट एलिमेंट। क्या कहते हैं जी? करंट एलिमेंट। DL का डायरेक्शन याद रखना है। DL का डायरेक्शन क्या होगा? जो करंट का डायरेक्शन होगा। यस, DL का डायरेक्शन वही होगा जो करंट का डायरेक्शन होगा। IDL क्या कहलाएगा? करंट एलिमेंट कहलाएगा। अब ये जो छोटा सा करंट एलिमेंट है, इसकी वजह से हमको यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। आइए निकालते हैं। अब ये चूंकि आपको फिगर में काफी बड़ा दिख रहा है, वैसे तो बहुत छोटा होगा ना, बहुत छोटा ही होगा। इसको हमने यहां से मिला दिया इस वायर से। इस वायर को हम रेफरेंस पॉइंट लेकर के ये जो वायर है इसको हमने रेफरेंस लिया है, यानी इसके रेफरेंस में हमने इसको पोजीशन इसकी लिया है, और हम इसकी पोजीशन को वेक्टर R दिखा रहे हैं। व्हाट इज वेक्टर R? वेक्टर R इज पोजीशन ऑफ पॉइंट, पोजीशन ऑफ क्या? पॉइंट, ऑलराइट, विद रिस्पेक्ट टू करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट। ठीक है, तो R, व्हाट इज R? R समझ में आ रहा है कि नहीं आपके? ये R क्या है? जिस बिंदु पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जिस बिंदु पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उस बिंदु का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू करंट एलिमेंट। और ये जो DL है, या I कह लो, DL और R के बीच का जो एंगल है भाइयों बहनों, हमने इसे थीटा कहा। क्या कहा जी? थीटा का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। I क्या है, DL क्या है, R क्या है, थीटा क्या है। एवरीथिंग इज क्लियर, ऑल क्लियर। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। बायो-सेवर्ट लॉ का कहना है ये जो वैल्यू होती है dB, जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा इस करंट एलिमेंट की वजह से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है DL के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है
साइन ऑफ थीटा के, यानी इस थीटा के साइन आई डी एल और साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, ठीक। अगर हम इसको कंबाइंड वे में लिखते हैं, तो अगर इसको कंबाइन करके लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, देखिए dB का मॉड इज इक्वल टू आई डी एल साइन थीटा बाई में आर स्क्वायर, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सिंपल है ये, राइट। ये ध्यान रखना है आपको, ये dl, अच्छा ये कैसे क्या, मैं फिर से बना दे रहा हूं इसको मिटा करके, यहाँ बना देता हूं, ठीक है। ये dl ले लो, ठीक, और ये p है, ये वेक्टर r है, थीटा, ठीक। तो अब हम लोग कंबाइनिंगली क्या लिखते हैं, कंबाइनिंगली लिखते हैं dB की वैल्यू कंबाइनिंगली क्या लिख दिया आपने, आईडीएल साइन थीटा बाई में आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, एक कांस्टेंट लग जाएगा, dB की वैल्यू बराबर में आ जाएगा म्यू 0 बाई 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बाई में आर स्क्वायर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, right, this is the magnetic field due to current carrying element, mu 0 by 4 pi 4 pi IDL sin theta by में r स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर mu 0 एक नई चीज़ आ गई है, mu 0 मैं आगे चल करके आपको पढ़ाऊंगा, इसे परमिएबिलिटी बोलते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ, पारगम में शीलता हिंदी में कहते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम। इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, ठीक है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट, ठीक, नो प्रॉब्लम। यहां पर कुछ चीजें हैं जो आपको समझना है, जैसे मैग्नेटिक जो फील्ड होती है उसकी यूनिट क्या होती है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आइए बहनों, मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है दैट इज टेस्ला, एसआई यूनिट क्या होती है, टेस्ला, एसआई। और जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है गॉस। एक गॉस में 10 की पावर -4 टेस्ला होता है, ठीक। एक और यूनिट होती है जो होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर, दैट इज 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 टेस्ला होता है। तो ये 3 यूनिट्स आपको याद रखनी है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपके सामने है और मैंने मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट आपको बता दी है। आपको आर को ध्यान रखना है और थीटा को ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई होप आप बायो सेवर्ट लॉ को समझ गए होंगे कि बायो सेवर्ट लॉ जो है वो किस तरीके से कितनी वैल्यू होगी, क्या होगा, सब मैंने आपको बता दिया, राइट। अल्टीमेटली हमारे पास डीबी की जो वैल्यू निकल के आई भाई और बहनों, वो कितनी निकल के आ गई, म्यू 0 बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई में आर स्क्वायर। दिस इज द
वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग एलिमेंट आइडियल। ठीक, बहुत ही सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल, राइट। आइए हम इसको अपने मॉड्यूल में भी देख लेते हैं बायो सेवर्ट लॉ को। तो बायो सेवर्ट लॉ को जब आप अपने मॉड्यूल में जाएंगे, ठीक है, ये देखिए बायो सेवर्ट लॉ, dB की वैल्यू आई डी एल साइन थीटा और आर स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और लास्ट में आपको जो है ये देखिए ये फिगर बना हुआ है। इस फिगर पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है भाई और बहनों, है ना, ये जो थीटा है ना इस पे ध्यान देना है और वेक्टर आर पे आपको ध्यान देना है। ठीक, इस पे आपको फोकस रखना है। तो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, वैल्यू यहाँ लिखी हुई है। और उसके बाद आपको म्यू नॉट परमेबिलिटी क्या है सब कुछ लिखा हुआ है। dl के बारे में देखिए और r के बारे में देखिए लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। dl के बारे में और वेक्टर r के बारे में। ठीक, देखिए dl का डायरेक्शन किधर होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और इन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के जस्ट, अरे भैया जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके जस्ट अपोजिट आएगा। कॉमन सेंस, ठीक, राइट, ठीक है, समझ आ गया। यूनिट्स के बारे में मैंने बता दिया, टेस्ला है, गॉस है, अदर यूनिट्स है। अब आइए अगला टॉपिक पढ़ते हैं। तो ये बात तो अपने को समझ में आ गई कि भैया बायो सेवर्ट लॉ में dB की वैल्यू क्या है। अगर हम चाहें तो इस बायो सेवर्ट लॉ को वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। तो यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ बायो सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बायो सेवर्ट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक, बायो सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। और जब भी सवाल पूछा गया है, डायरेक्ट पूछा गया भाइयों बहनों, तो आपको बताते हैं इसके बारे में, ध्यान से सुनिए। बायो सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म, अभी हमने dB की वैल्यू क्या लिखी, म्यू 0 बाई 4 पाई, और बताएं आई डी एल बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे साइन थीटा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिगर आपको याद होना चाहिए, फिगर में आपको कोई गड़बड़ी नहीं करनी है भाइयों और बहनों, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है, ये वो पॉइंट है, दिस वन इज थीटा, राइट। ये याद रहना चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो आपसे क्वेश्चंस गलत हो सकता है। सीवी का एक क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगा आपको, तो यू विल मेक इट रॉन्ग। ठीक, समझ आ रहा है। तो अभी आर्स आपको पता हो गया है और अपना ये फॉर्म आपका है। एक काम करते हैं ना, हम लोग ऊपर नीचे आर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या प्रॉब्लम है? कोई दर्द हो तो बताइए, ठीक है। देखिए डिसिप्लिन वे में बैठे रहिएगा, बीच में गायब नहीं हो जाइएगा। आर, ठीक है, एक काम करते हैं, म्यू 0 बाई 4 पाई कर देते हैं। आई है डी एल आर साइन थीटा, और नीचे क्या कर देते हैं, आर क्यूब। कोई दिक्कत? अच्छा, डी एल आर साइन थीटा कैन बी रिटन एज व्हाट, म्यू 0 बाई 4 पाई आई वेक्टर डी एल क्रॉस वेक्टर आर अपॉन में आर क्यूब, और ये हो गया वेक्टर dB। तो ये रहा जो है वेक्टर फॉर्म में, मैंने आपको बता दिया बायो सेवर्ट लॉ। हो सकता है कि इसका एक रूप आप और लिख दें। अगर आपने वेक्टर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा भाई और बहनों कि a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस a होता है। यानी अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करने वाली चीज़ों को अदला बदली कर देते हैं तो माइनस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो dl क्रॉस r लिखा है, अगर मैं पलट दूं तो यहाँ माइनस नहीं लग जाएगा। तो db और क्या लिखा जा सकता है, सोचो, ये दूसरा रूप लिखना हूँ मैं, माइनस म्यू 0 बाई 4 पाई आई आर क्रॉस डी एल बाई में व्हाट,
आर क्यूब, हाँ या ना, देखो सेम, बस फर्क क्या किया, देखो हमने क्या किया, इसको पलटा, जब हम इसको पलटेंगे तो यहां माइनस नहीं लगा देंगे, वेरी सिंपल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो बायो-सेवर्ट लॉ क्या है और बायो-सेवर्ट लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, मैंने इसका आपको जिक्र कर लिया। ठीक, एक बार इसको अपने मॉड्यूल में भी देख लेते हैं ताकि थोड़ी तसल्ली और अच्छे से मिल जाए अपने को। तसल्ली देने के लिए ये रहा आपके पास, ये देखिए, है ना, डीएल क्रॉस आर या आर क्रॉस डीएल, तो माइनस लग गया ना। बड़ी चीज क्या है भाई बहनों, यहां पर माइनस लग गया, देखिए क्यों, क्योंकि यहां डीएल क्रॉस आर था और यहां आर क्रॉस डीएल हो गया। अच्छा, एक चीज और हो सकता है, देखो जब हम लोग, आपको याद होगा जब हम लोग ए क्रॉस बी करते थे, याद करिए, जब हम ए क्रॉस बी करते थे तो क्या लिखते थे, मुझे बताओ। ए क्रॉस बी क्या लिखते थे, ए बी साइन थीटा एन कैप भी लिखते थे, याद आ रहा है आपको। ठीक उसी तरीके से डीएल क्रॉस आर को डीएल आर साइन थीटा एन कैप भी तो लिखा जा सकता है। लिखना वाला चाहे कोई तो लिख सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये दोनों फॉर्म अपने आप में सफिशिएंट है। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा सोर्स क्या क्या है, दूसरा हमने पढ़ा ऑस्टेट का एक्सपेरिमेंट क्या है, तीसरा हमने क्या पढ़ लिया, बायो-सेवर्ट लॉ पढ़ लिया। बायो-सेवर्ट लॉ पढ़ लिया। बायो-सेवर्ट लॉ के बाद उसको हम किस तरीके से वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, हमने वो भी पढ़ लिया। ऑल राइट, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब हमें पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। ठीक है, तो ये पढ़ने जा रहे हैं और मैं आपको ये पढ़ाता हूँ, आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो आई होप आपने यहाँ तक समझ लिया होगा। थोड़ा बहुत जो आपको इसमें से लग रहा है आप नोट भी कर सकते हैं, साथ में नोट करते चलेंगे, लिखते चलेंगे तो मज़ा ज़्यादा आएगा। स्क्रीनशॉट का कोई ख़ास मतलब नहीं होता है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप करोगे तो। ठीक है, ये सब समझ में आ गया होगा आई होप। तो मैंने सब डिलीट कर दिया है अपने आप में। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल सकते हो अपनी नोट्स में, एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट्स लॉ। ठीक, एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। देखिए यहां पर हम दो चीजों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, मतलब दो करंट एलिमेंट हैं दो तरह के, हम उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। एक तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, सीधा वायर है एक स्ट्रेट वायर, और एक लूप, सर्कुलर लूप जिसके पास करंट हो। तो दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। साथ ही साथ अभी तक हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे चर्चा नहीं किए, तो हमारे पास दो चीज़ें होंगी, एक स्ट्रेट सेगमेंट की वजह से और एक कर्व सेगमेंट की वजह से। दो चीज़ें होंगी, स्ट्रेट सेगमेंट, कर्व सेगमेंट, स्ट्रेट सेगमेंट, कर्व सेगमेंट। यानी एक सीधा वायर होगा जिसमें करंट जा रही होगी और एक कर्व हो सकता है जिसमें करंट जा रही हो। तो हम दो तरह का मतलब करंट कैरिंग एलिमेंट लेंगे, दोनों की वजह से फील्ड की पहले वैल्यू निकालेंगे, देन हम डायरेक्शन निकालेंगे। पहले वैल्यू और देन हम डायरेक्शन निकालेंगे। तो एप्लीकेशन में सबसे पहले स्ट्रेट सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट, स्ट्रेट सेगमेंट। तो आइए बात करने जा रहे हैं स्ट्रेट सेगमेंट के ऊपर। सबसे पहला हमारा जो है स्ट्रेट सेगमेंट, राइट। बहुत ध्यान से समझिएगा और बहुत से पॉइंट्स यहां पर हम लोग को मिलने वाले हैं जो कि आपके क्वेश्चन को लगाने के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बताते हैं स्ट्रेट सेगमेंट। जैसे मान लीजिए अब स्ट्रेट सेगमेंट में जो स्ट्रेट वायर होगा जिसमें करंट जारी होगी, उसके भी दो कैटेगरी आएगी। एक कैटेगरी आएगी जिसे हम कहेंगे फाइनाइट लेंथ का वायर, और दूसरी होगी इनफाइनाइट लेंथ का वायर। तो दो कैटेगरी के लिए हम लोग इसे कैलकुलेट करने वाले हैं भाइयों बहनों। आइए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला जो सेगमेंट है हमारा फाइनाइट लेंथ का वायर, फाइनाइट लेंथ,
फाइनाइट लेंथ का हम लोग स्ट्रेट सेगमेंट ले रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। और जो फाइनाइट सेगमेंट लेंथ का स्ट्रेट सेगमेंट ले रहे हैं उसमें भी हम लोग, ये जैसे एक वायर है और इसमें जा रही है करंट भाई और बहनों, ठीक। मुझे इसकी वजह से बताना है, ये स्ट्रेट है और ये फिक्स्ड मतलब फाइनाइट लेंथ है पी क्यू, और मुझे बताना यहाँ पर है, सपोज कर लीजिए कोई पॉइंट है ए बी सी डी वॉट एवर, ए मान लो, इसी पे हमको बताना है। तो इसे कैसे बताएंगे, ठीक, तो बताया जाए इसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए हम लोग यहाँ पर करने क्या वाले हैं भाई, देखो हम लोगों ने अभी क्या लॉ पढ़ा, डी बी बराबर म्यू 0/4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई में आर स्क्वायर, तो उसको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, पूरा निकालना पड़ेगा। हम लोग उसके चक्कर में नहीं पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि हमें फिर एक छोटा सा सेगमेंट लेके कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट एक फॉर्मूला बताता हूँ, वही फॉर्मूला आपके काम का है। उसके अलावा चाहे आप IIT JEE एडवांस तक का क्वेश्चन देखेंगे, डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़ने वाले। आइए एक काम करेंगे, सबसे पहले इस पॉइंट की परपेंडिकुलर दूरी यहां से निकालेंगे। परपेंडिकुलर दूरी ये लो, ठीक है आसमाई, ये परपेंडिकुलर दूरी हमने निकाल दी। फिर हम क्या करेंगे, ये परपेंडिकुलर दूरी मान लो डी आई है, डी कह लो, स्मॉल आर कह लो, वॉट एवर, हमने इसके इस छोर को यहां से कनेक्ट कर दिया और इस छोर को यहां से कनेक्ट कर दिया, ठीक। ये जो एंगल बना इसको मैंने बोला φ1 और इस एंगल को मैंने बोला φ2, ठीक। दिस एंगल इज φ1 एंड दिस एंगल इज φ2, ऑल राइट। चले मामले को आगे बढ़ाते हैं। तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसकी वैल्यू आएगी B इज इक्वल टू में B का मॉड म्यू 0/4 पाई I बाई में D, ठीक, ब्रैकेट में साइन φ1 प्लस में साइन φ2, ठीक। ये हुआ फॉर्मूला। अगर फाइनाइट लेंथ का कोई भी करंट कैरिंग वायर है, क्या चीज है, फाइनाइट लेंथ का करंट कैरिंग वायर, और उसके दोनों एंड के बीच में कोई बिंदु है, कोई पॉइंट है, आपको वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला लगा देना होगा, आपका काम हो जाएगा जी। सिंपल है, वेरी सिंपल, कोई टेंशन बाजी नहीं, राइट। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए कि ये फाइनाइट लेंथ का नहीं है, चलो जी फाइनाइट लेंथ का नहीं है, फाइनाइट के बजाय इनफाइनाइट लेंथ का है, कैसा है, इनफाइनाइट लेंथ। जब इनफाइनाइट लेंथ का होगा यानी वायर काफी लंबा होगा, इनफाइनाइट लेंथ का मतलब काफी लंबा हो जाना, इन दैट केस आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा भाई और बहनों, ठीक है। फाइनाइट लेंथ वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, खटाखट निकाल लिया हमने। लेकिन अगर इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, जैसे मान लो ये इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट है, इधर भी इनफाइनाइट है, इसमें करंट जा रही है I। अब ये वायर इधर भी इनफाइनाइट है, इधर भी इनफाइनाइट है, हमने दोनों छोरों के बीच में कहीं लिया, दोनों एंड्स के बीच में कोई पॉइंट लिया, अपने को यहां पर निकालना है, ठीक है। तो अपने क्या करेंगे, सबसे पहले परपेंडिकुलर दूरी D निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं। दोनों छोरों के बीच में याद रखिएगा, दोनों जो एंड्स है ना उनके बीच में कोई बिंदु है, बिल्कुल एंड पे नहीं है भाई। इनफाइनाइट लेंथ का अगर आप एक वायर लोगे, मान लो ये वायर है, इनफाइनाइट लेंथ का होगा, तो दोनों एंड्स के बीच में कहीं पर, कहीं बीच में भी ये इनफाइनाइट है और इधर भी इनफाइनाइट है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये दोनों एंड के अगर बीच में है तो इधर भी इनफाइनाइट हो गया और इधर भी इनफाइनाइट हो गया। अब आप इसको मिलाने जाओगे तो आप जानते हो दो पैरेलल लाइन ही इनफाइनाइट पे जाके मिलेंगी,
इधर भी पैरेलल लाइन मिलेगी, बनेगी जो इनफाइनाइट पे जाके मिलेगी। दो पैरेलल लाइन जाके कहाँ मिल जाती है? इनफाइनाइट पे मिल जाएंगी, ये भी इनफाइनाइट मिल जाएगी। तो जहां हमने φ1 बनाया था भाई और बहनों, अगर आप थोड़ा भी देख पा रहे हो तो φ1 इज 90 डिग्री, ऑलराइट, और इधर से φ2 इज व्हाट, ये भी 90 डिग्री। तो अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा था, आपको याद आ रहा है, उस फॉर्मूले में ही हम क्या करते हैं, उठा करके टिप टाप देते हैं। तो b की वैल्यू क्या बनेगी बताओ मुझे, μ0/4 I/d साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, तो ये 2 हो गया ना, ये 1 और ये भी 1, तो क्या बन जाएगा मुझे बताओ, μ0/4 2I/d। इसको चाहो तो एक तरीके से और लिख सकते हो ना भाइयों बहनों, μ0/2 अरे यार 2 दूनी 4, 2I/d। एनी प्रॉब्लम? मस्ट नॉट बी। ठीक है, तो यहां आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं। हमने पहले फाइनाइट का लिया, उसी फार्मूले को इनफाइनाइट में इस्तेमाल कर रहे हैं। फार्मूला तो एक ही है भैया, उसी को तो हम बार बार चेंज करो। अभी कहाँ निकाला? 2 एंड के बीच में निकाला है। अब हम एक एंड पे निकालेंगे, एक छोर पे निकालेंगे। आओ निकालते हैं छोर पे, निकाला जाए, चलो छोर पे निकालते हैं। भूलिएगा नहीं तरीका क्या है, छोर पे कैसे निकालोगे, ये देखो, एक छोर इनफाइनाइट होगा, अब दूसरे छोर पे आप पहुंच चुके हो तो ये इनफाइनाइट थोड़ी होगा, इसमें करंट जा रही आई, ठीक। और अपने को अब क्या करना पड़ेगा, जिस पॉइंट पे निकालना है वहां से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पॉइंट P है, ये D है, ठीक। अब ध्यान देना, ये वाला थोड़ा सा दिक्कत होता है समझने में, सोचिएगा थोड़ा सा। मैं अलग कलर का पेन ले रहा हूँ ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी रहे। ये ले लेता हूँ, थोड़ा अच्छा लग रहा है। ज़रा गौर करिएगा, इस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हम इसको पहले इस छोर से जोड़ेंगे, तो ये तो इनफाइनाइट पे है, तो जब छोड़ने जाएंगे तो ये जोड़ो, इनफाइनाइट पे जाके मिलेगा, सही बात है। लेकिन इस वाले, ये तो छोर यहीं पर है ना भैया, तो इसको जब जोड़ने जाओगे, देखो मैं एकदम रफली जोड़ रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये देखो, तो ये उसी लाइन पे सवार हो गया। जरा गौर करिए, ब्लू वाली लाइन से ये ग्रीन वाला लाइन कितना एंगल बना रहा है, ब्लू। अरे भैया, हमने इस पॉइंट को उठा के जोड़ा कि नहीं जोड़ा? जोड़ा तो क्या हुआ भाई, इस छोर से जोड़ा आपने, तो भैया कितना एंगल बन गया φ1, बताइए जल्दी से। φ1 कितना एंगल बन गया? 0 डिग्री। और φ2 कितना बन गया? एज इनफाइनाइट पे जाके मिल रहा है ना भैया, 90 डिग्री बन गया, राइट। तो भाई और बहनों, b की वैल्यू क्या बन जाएगी, जल्दी बता दो। μ0/4 इंटू में I में d ब्रैकेट में साइन 0 1 प्लस साइन 90 1। ठीक, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1, और 1 में 0 जोड़ने पर 1 आता है। आप जानते हैं बचपन से ही, μ0/4 I में d। ठीक, बात समझ आ रही है? तो मैंने 3 आपको बताए। पहला बताया फाइनाइट वाला, दूसरा बताया इनफाइनाइट बिटवीन द एंड्स, और तीसरा बताया इनफाइनाइट एट वन एंड। क्लियर है? कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक बात और मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा कर दे रहा हूँ, थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा भी बिंदु हो सकते हैं क्या? क्या यहाँ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है जी, और कहीं भी हो सकता है, कई जगहों पर हो सकता है। मैं बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ, जबकि आपके मॉड्यूल में काफ़ी चर्चा की हुई है। मैं आपको दिखा देता हूँ मॉड्यूल में, क्योंकि मैं सबको डिराइव करूँगा बाकियों को, ठीक है। बाकियों को जैसे देखो अभी लिखा क्या हुआ है, बताओ, बिटवीन द टू एंड्स ऑफ फाइनाइट लेंथ वायर। तो फाइनाइट लेंथ में मैंने ये फार्मूला पढ़ाया आपको, ये वाला फार्मूला पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया अभी? अब सही है, हाँ, ये फार्मूला आपको मैंने पढ़ाया, राइट। उसके बाद ये फार्मूला मैंने आपको नहीं पढ़ा एक एंड पे, फाइनाइट के एक एंड पे नहीं बताया। अरे तो कौन सी बड़ी बात है फाइनाइट के एक एंड पे भैया, जब दोनों एंड के बीच में ये φ1 φ2 था। अरे θ1 θ2 लिखा है,
φ1 φ2 बोले थीटा, तो दूसरे जब एक एंड पे होगा तो यहाँ जब जोड़ने जाओगे तो एंगल एक तो जीरो नहीं हो जाएगा, एक जीरो हो जाएगा, एक थीटा हो जाएगा, बस काम खत्म। ठीक, अब ये देखो बिटवीन टू एंड्स ऑफ इनफाइनाइट लेंथ वायर, जो मैंने अभी आपको बताया, मैंने इसी को μ0/2 πi/d भी लिख दिया था। ठीक, एट वन एंड भी मैंने बता दिया। अच्छा, एक ये देखो ये फॉर्मूला, ये मैं अभी आपको कराऊंगा, ये आपको मैं ड्राइव कराऊंगा, ये दोनों मैं आपको ड्राइव कराऊंगा भाई और बहनों, अभी क्वेश्चंस में ही ड्राइव कराने वाला हूँ, ये भी और ये भी। ठीक है, ये दोनों मैं आपको कराने वाला हूँ, सो डोंट वरी, वो दोनों का फॉर्मूला, तीनों का फॉर्मूला आपको याद रखना है। कुछ यहाँ पर पॉइंट टू रिमेंबर हैं, वो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले जो मैग्नेटिक फील्ड अभी हम लोगों ने देखा प्रोड्यूस होते हुए, वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म। जो भी अभी देखो फाइनाइट वाला आया था, इनफाइनाइट वाला, अरे भाई ये देखो ना, ये देखो नीचे डी आया है कि नहीं आया है, मतलब इस दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहां भी वही आया है, हर जगह वही आ रहा है। इसका मतलब जो करंट कैरिंग वायर होता है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। एक वायर से दूर जाओगे तो फील्ड की वैल्यू कम होती चली जाएगी, दूर जाओगे तो फील्ड की वैल्यू कम होती चली जाएगी, तो नॉन यूनिफॉर्म पैदा करता है। ठीक है, दूसरी बात, एक पॉइंट यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पॉइंट मैं यहीं पर समझा दे रहा हूं आपको। अगर कोई वायर आपने लिया, सपोज ये, इस वायर के एक्सिस पे कोई बिंदु है, यानी जो इसके अलोंग द लाइन अगर कोई बिंदु, जैसे यहां पर कोई बिंदु या यहां पर कोई बिंदु, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या आने वाला है, जीरो। क्यों आने वाला है जीरो? अलोंग द लाइन हमेशा मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, जीरो। उसका जिक्र यहां किया हुआ है, क्योंकि अगर आपने इस पॉइंट के लिए आइडियल का एंगल निकाला, या तो थीटा 0 डिग्री बन जाएगा, या तो इधर निकालोगे तो 180 डिग्री बन जाएगा। नहीं समझे आप? ये आई है ना, अगर आप इधर की ओर जाओगे तो आई के अलोंग जाओगे, अगर इसके अपोजिट जाओगे तो आई के अपोजिट जाओगे। अगर आई के अलोंग चले गए, यानी आर जो आपका है वो आई के अलोंग हो गया, तो थीटा 0 डिग्री, और अपोजिट हो गया तो थीटा 180। तो थीटा 0 या थीटा 180 होने से आप जरा गौर करिए, क्या डीवी की वैल्यू 0 नहीं आ जाएगी? तो अगर कोई भी बिंदु अलोंग द स्ट्रेट वायर है तो समझ जाइएगा कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 है। अगर मैं आपके सामने कोई भी ऐसा डायग्राम बना दूं भाइयों और बहनों, मैंने एक स्ट्रेट वायर बना दिया, मैंने कहा ये करंट जा रही है जी, बताओ यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इसके लाइन के अलोंग, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, 0। इसके एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड क्या आने वाली है, 0 आने वाली है। तो यहां पर हम लोगों ने कितनी चीजें पढ़ ली, 3 चीजों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लिया भाइयों बहनों, राइट। जो हमें याद रखना है कौन कौन सा है, एक तो हमारा है फाइनाइट वाला, ठीक, साइन φ1, θ1 कहो या φ1 कहो, बात एक ही है, साइन θ1 प्लस θ2, और उसके बाद बिटवीन द टू एंड्स और एट वन एंड, ठीक है, इनफाइनाइट वाला। ये हम लोगों ने आज यहां तक पढ़ा। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं पहले तो मैग्नीट्यूड बताऊंगा, फिर आपको मैं डायरेक्शन बताऊंगा। तो आज चूंकि देखिए पहली वीडियो हम लोग की शुरुआत हो रही है इस इंटरेक्टिव बोर्ड पे, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, आज के लेक्चर, आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। आज हम लोगों ने बायो सेवर्ट लॉ पढ़ लिया है और बायो सेवर्ट लॉ की एप्लीकेशन का एक हिस्सा पढ़ लिया है। आप वीडियो कॉन्टीन्यूसली आपको अपलोड होती रहेगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के नाम से आती जाएगी, ताकि आपको देखने में किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो आप इस वीडियो को जब भी रिवाइज करना चाहते हैं तब देख सकते हैं, ये वीडियोज़ आपके पास पड़ी रहेगी, हमेशा पड़ी रहेगी, जब चाहे तब आप देख सकते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि लाइव सेशंस होने वाले हैं, आने वाले समय में मैं आपके साथ लाइव सेशन भी करने वाला हूं। तब तक अपना ध्यान रखिए, बढ़िया रहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, पढ़ाई खूब ज़्यादा करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।